Good morning, everyone. I'm Anju Siklani, and today I'm going to teach you tense. टेंस मोस्टली बच्चों के लिए बहुत बड़ा हौवा समझते हैं बच्चे कि टेंस का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों की समझ में नहीं आता है और बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो टेंस का टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके जो रूल्स हैं आपको सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करना है। जब आपको ये सारे के सारे रूल आप समझ लोगे, उसकी एक्सरसाइज करोगे, तो आपको टेंस का जो ये टेंशन है ये बिल्कुल आपका आप समझिए कि आपका वो जो टेंशन है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और टेंस टॉपिक मैंने सबसे पहले इसीलिए लिया है क्योंकि टेंस का जो टॉपिक है उसी के बाद जो उस 10th क्लास के अदर टॉपिक हैं जैसे रिपोर्टेड स्पीच है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है, ये सभी टॉपिक बच्चों को तभी क्लियर होंगे जब उनका टेंस का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और जब ये कोई भी आंसर्स लिखते हैं बच्चे, उनको आंसर्स लिखने में हेल्प मिलती है क्योंकि अगर आपके टेंस आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं तो आपको राइटिंग स्किल में भी आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है अगर आपका टेंस का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको टेंस का टॉपिक लिया है। ये कोई टेंशन नहीं है, कोई हवा नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। आपने इस जो ये मेरा चैनल है, मेरे चैनल का नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासेस, और आपने मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियोस को शेयर करना है अमंग योर फ्रेंड्स। बट बिफोर मूविंग अहेड एक बात मैं और कहना चाहूँगी आपसे कि वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि जो कुछ भी सब्जेक्ट मैटर आपको इस वीडियो में टीच किया जाएगा उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है कि आपको कितना जो ये टॉपिक है, कितना आपको सब्जेक्ट मैटर जो आपको टीच किया गया है, कितना आपको समझ आया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको ये चीज़ें समझ आने वाली हैं। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है आज का टेंस। तो टेंस, कितने टाइप के टेंस होते हैं? टेंस का जो टॉपिक है, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेंस कितने हैं। टेंस टेंस कितने हैं? टेंस का क्या मतलब है? टेंस का मतलब है, मतलब हम टेंस में बात करते हैं समय की, टाइम की। ठीक है? इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम टेंस में बात करते हैं टाइम की, मीन्स समय की। समय की मतलब कि जैसे अगर कुछ बच्चे हैं जिनको टेंस नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ पहले। जैसे उसने कहा कि उसने गाना गाया। ठीक है? तो मोस्टली बच्चे क्या लिखते हैं कि उसने, पहले तो उनको उसने की इंग्लिश नहीं आएगी, फिर गाना, फिर गाने के लिए वो सॉन्ग लिखेंगे, फिर गया तो वॉज लिख लेंगे या ही वॉज सिंग, सपोज दैट वो ऐसे लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है टेंस की प्रॉपर तरह से जो समझ नहीं है। तो ये वाली जो मिस्टेक्स हैं आपकी, यही मैं इस वीडियो में, इन वीडियोस में आपकी इम्प्रूव करने वाली हूँ। ऐसे आपको सेंटेंस नहीं बनाने हैं, ये रॉन्ग मेथड है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि जैसे हिंदी को इंग्लिश के साथ पढ़ते हैं, इंग्लिश को हिंदी के साथ पढ़ते हैं, और जब वो सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो मोस्टली जो फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की वो बिल्कुल रॉन्ग होती है। तो यही सब चीज़ें हमने अपनी इम्प्रूव करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें आपको समझ आती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बेशक ये छोटी चीज़ें हैं, बट जब आप छोटी चीज़ों को समझेंगे तभी आप बड़ी कर पाओगे। तो ये वाला जो फॉर्मेशन है आपका आपका सेंटेंस बनाने का, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसे आपको सेंटेंस नहीं बनाने हैं। आपको उसके लिए टेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है?
ये तो एक आपको मैंने एग्जांपल दिया कि बच्चे जो हैं वो इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस की, जो बिल्कुल रॉन्ग है। आपको उसके लिए रूल्स सीखने हैं। रूल्स बहुत ईजी हैं, कोई भी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको एंड तक बने रहना है वीडियो में, ठीक है। तो टेंस, 3 तरह के टेंस हैं। मैं आपको हिंदी में टीच कर रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आए, हर एक चीज़ आपको समझ आए। और गाइज़, अगर आपको ये लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपने जो क्वेश्चन हैं आपके, आपने मुझसे वो क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, मैं उनको आपको सॉल्यूशन, उन प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन दे सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो टेंस है प्रेजेंट, पास्ट एंड देन फ्यूचर। अब मैंने ये बोला आपको कि जो टेंस है उसमें हम टाइम की बात करते हैं, टाइम की, क्योंकि हर एक सेंटेंस कितनी चीज़ों को मिला के बनता है, 3 चीज़ों को मिला के बनता है, जिसमें होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें होती हैं जो एक सेंटेंस फॉर्म करती हैं, जो एक सेंटेंस बनाती हैं। बट जो टेंस है, जैसे मैंने बोला कि टेंस के 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बट कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक सेंटेंस को प्रेजेंट बनाती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पास्ट बनाती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर बनाती है, हमें यही इस वीडियो में सीखना है, यही सीखना है हमें। तो वो सिर्फ वन एंड ओनली वो चीज़ क्या है, वो हमारी वर्ब है। वर्ब ही एक सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बनाती है, ठीक है। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें इज, एम, आर ये सब चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हम इसमें वॉज, वर और हैड लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल, शैल बी, विल शैल बी, विल शैल हैव, ये सब चीज़ें हम राइट करते हैं। तो ये जो वर्ब है यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें, टेंस में। वर्ब ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें, टेंस के चैप्टर में। तो हमें समझना क्या है, सिर्फ हमें वर्ब्स समझनी है कि वर्ब्स ही सेंटेंस को पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट बनाते हैं, ठीक है। तो हमें समझना क्या है, वर्ब का हमें वर्ब समझनी है। बाकी स्टार्टिंग का और एंड का तो वैसे ही रहता है, ठीक है। चाहे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं, चाहे फ्यूचर की कर रहे हैं, सेम चीज़ें रहने वाली हैं। सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, वन एंड ओनली हमें वर्ब चेंज करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो टेंस है वो कितनी टाइप के होते हैं। टेंस कितनी टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में कुछ भी डेफिनेट नहीं है। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट। इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं है कि काम जो है, जो एक्शन है वो अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, नथिंग, कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। और सेकंड चीज़, सेकंड टेंस क्या है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि जो वर्क है अभी भी प्रोग्रेस में है, वर्क अभी भी चल रहा है, ठीक है। और थर्ड वन इज परफेक्ट। परफेक्ट आपको नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड। परफेक्ट का जो नाम है, जो ये परफेक्ट है, परफेक्ट से क्या आपको क्लियर लग रहा है कि काम बिल्कुल कंप्लीट है, कंप्लीट एक्शन कंप्लीट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। और नेक्स्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मैंने आपको लास्ट का जो कॉन्टिन्यूस था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि जो एक्शन है अभी भी प्रोसेस में है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें यूज़ की गई हैं। वन इज परफेक्ट, परफेक्ट मतलब एक्शन जो है वो कंप्लीट भी है, और सेकंड चीज़ क्या है कि वो कॉन्टिन्यूस भी है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक्शन परफेक्ट भी है, कंप्लीट भी है और प्रोसेस में भी है, मतलब कॉन्टिन्यूस चल भी रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जब कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट दोनों को मिलाकर ये टेंस बना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर।
तो यही प्रेजेंट के ये 4 पार्ट हैं, या आप कह लो कि ये टेंस है, समय है, इसके ये 3 बेटे हैं, ठीक है। आगे इनके 4 जो हैं, 4 इनके सन है, 4 इनके बेटे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट के भी 4 हैं, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट के भी सेम है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और एज वेल एज फ्यूचर के भी सेम है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये कितने टेंस हो गए? 4 एंड 4। टोटल कितने टेंस हैं? 12 टेंस हैं। हम सबसे पहले तो हम ये 12 के 12 टेंस बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में इनको पढ़ाऊंगी कि कहाँ पर आप कौन कौन से टेंस का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। कैसे पता चलता है हमें कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं या जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आपको ये चीज़ पता चलेगी तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग टेंस, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करोगे। जब तक आपको इस चीज़ की पहचान नहीं होगी कि हम जो सेंटेंस राइट कर रहे हैं या जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं वो कौन से टेंस में है, और उस तब तक आप जो है हेल्पिंग वर्ब उसमें प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, हमें पहचान होनी चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। सभी टेंसेस की हमें पहचान होनी चाहिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो जिस भी सेंटेंस के एंड में क्या आता है, ता है, ती है, ते है और ती है, ती हूँ, इस तरह की जो वर्डिंग्स आती हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? किसको बोलते हैं? जिसमें ता, ते, ती, तू इस तरह की साउंड्स आती हैं उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे, और इसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये है इसका रूल। रूल को समझना और रूल को याद रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से तो वो रूल याद कर लेते हैं कि हमें ही, शी, इट के साथ एस और ई एस का यूज़ करना है, एंड विद अदर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ हमें एस और ई एस का यूज़ नहीं करना है। बट जब वो फिर से सेंटेंस बनाते हैं तो फिर से फिर क्या कर देते हैं, वो अगेन वो इज़, एम, आर का यूज़ कर लेते हैं, कई बार वो वॉज का यूज़ कर लेते हैं। तो ये मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है बेटा। रूल्स को अच्छे से अप्लाई करना है, और इस जब तक आप कोई एक भी टेंस पढ़ रहे हो और जब तक आप उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं रिवाइज करोगे, आप कंफ्यूज ही रहोगे। तो आपको इस वीडियो के एंड में जब आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस आपने ज़रूर करने हैं और ट्राई करना है उन क्वेश्चंस को अपने आप करने का, ठीक है। उससे आपको हेल्प मिलेगी, उससे आपको इतना आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि मुझे कितनी चीज़ अंडरस्टैंड हुई है, ठीक है। तो ये जो रूल लिखा है मैंने, ही, शी, इट के साथ आपको एस और ई एस का यूज़ करना है। ही, शी, इट क्या है? ही क्या है? ही सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है और इट भी सिंगुलर है। कैसे सिंगुलर है? वैसे तो आई भी सिंगुलर है, बट हम आई के साथ हम हमेशा, कभी आई के साथ जैसे सिंगल चीज़ है तो हम आई के एक के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, बट आई के साथ तो इज़ का यूज़ नहीं होता है, उसके साथ तो एम का यूज़ होता है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। आई के साथ ये आई जो है ये इनकी कैटेगरी में आता है, ठीक है। और ही, शी, इट, इसके साथ ही हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? एस और ई एस का यूज़ करते हैं। मतलब जब भी हम किसी भी सेंटेंस में ही की बात करेंगे, किसी, जैसे मैंने बोला कि रमेश फुटबॉल खेलता है, रमेश एक की बात हो रही है, मतलब आपको मन में ये चीज़ रखनी है कि हम ही की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, सेकंड मैंने बोला कि सीमा खाना बनाती है,
सीमा खाना बनाती है, तो हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? शी की बात कर रहे हैं, एक लड़की की बात कर रहे हैं। तो शी की जब हम बात कर रहे हैं, सीता की जब हम बात कर रहे हैं, गीता की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? शी। मतलब आपको वहाँ पे तो नाम ही लिखना है, बट आपको माइंड में ये चीज़ लिखना है, रखना है कि हम शी की बात कर रहे हैं, तो हमें उसके साथ एस और ई एस का यूज़ करना है। इट हम मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। अब मैं आपको इसके साथ एग्जाम्पल भी बताऊंगी ताकि ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। उसके बाद आई, वी, यू, दे, इन सब्जेक्ट के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। किसके साथ? आई, वी, यू और दे के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक चीज़ और कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, और इसी टेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये टेंस थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। कहाँ पर कि जैसे मैंने बोला कि ता, ते, ती में आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हो, ठीक है। बट एक चीज़ और है कि जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती हैं या किसी की भी जो भी हैबिट होती है, उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो सीता गाना गाती है, तो ये अभी नहीं गा रही है, मतलब उसकी हैबिट है ये। मैं इसमें आपको क्या बता रही हूँ? हैबिट की बात कर रही हूँ कि वो गाना गाती है, वो खाना बनाती है, वो नाचती है, वो पढ़ती है, वो क्या है? ये सब क्या है? उसकी हैबिट्स हैं। तो हैबिट के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? आपको ऐसे भी समझना है, ता, ते, ती तो आपने समझ लिया, बट हैबिट्स के लिए भी आपको क्या करना है? जैसे मैंने बोला कि वो रोती रहती है, उसकी हैबिट है। हम रो रही है कि अगर हम बात करें कि तो अभी रो रही है ना, हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हैबिट की बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि वो रोती रहती है, इसका मतलब है कि हम उसकी हैबिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पर जब हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? हैबिट्स की जब हम बात करते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। फर्स्ट थिंग। और इसका एग्जाम्पल जैसे है, वह नाचती है। अब मैंने आपको ऊपर क्या बोला यहाँ पर कि हम ही, शी, इट के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं, जैसे ही, वह नाचती है। बच्चों के मैंने बहुत ऐसे बच्चों को पढ़ाया, और उनकी मिस्टेक क्या होती है जब बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे? वह नाचती थी से पता चल जाएगा उनको कि हम गर्ल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या लिखेंगे? शी इज डांस, क्योंकि वो इंग्लिश को हिंदी से पढ़ते हैं। इंग्लिश इसकी क्या होगी? वह की शी, और इज की है कि इज, और डांस नाचती है। तो ये वाली जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है बेटा, ठीक है। ये रॉन्ग तरीका है सेंटेंस फॉर्मेशन का, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या है? ये है इसका फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपको ही, शी, इट के साथ एस और ई एस का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि वह नाचती है, तो शी के साथ, अब यहाँ पे शी है, शी के साथ आपको किस चीज़ का यूज़ करना है? एस और ई एस का यूज़ करना है। जब भी आप क्या बना रहे हैं? सेंटेंस बना रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है? एक उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर उसमें वर्ब आती है, और फिर उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ इस की सेंटेंस की कि अंजू सकलानी इंग्लिश टीच करती हैं, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ठीक है। जो काम कर रहा है वो कौन है? वही तो सब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट, जो एक्शन कर रहा है, जो इंसान काम कर रहा है, वो क्या है? सब्जेक्ट है। और क्या कर रही है? इंग्लिश टीच कर रही है, तो ये वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और एक्शन, वर्ब क्या है? कि वो कर रही है, रही है क्या है? वो उसका एक्शन है, ठीक है, वर्ब है। सो
कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर बनता है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वह नाचती है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, ठीक है। तो वर्ब क्या होती है वर्ब की फॉर्म्स आपने पढ़ी होगी, जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, ये सब क्या है, राइट, रोट, रिटन, ये सब क्या है, ये सारी वर्ब्स की फॉर्म्स हैं। क्या है, ये वर्ब्स की फॉर्म है। वर्ब जो है एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड है। तो इस सेंटेंस में आपको शी क्या हो गया, शी वह, और नाचती है की इंग्लिश क्या है, ये जो नाचती है इसकी इंग्लिश ही डांसेस है। इज आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ता, ते, ती में आपको मैंने क्या बोला है कि इज, एम, आर का यूज नहीं करना है। किस चीज का यूज करना है, आपको एस और ई एस का यूज करना है। कोई भी इज, एम, आर, was, were, has, have, nothing you have to use, just only कोई is का तो यूज मोस्टली बच्चे करते हैं बेटा, आपको इसमें is का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट आपको s और es का यूज करना है, किसके साथ, वर्ब की फॉर्म के साथ। डांस क्या है, डांस नाचती, नाचने की इंग्लिश क्या होगी, डांस, और इसके साथ ही आपको एस और ई एस का क्या मतलब है कि डांस है तो इसमें डांस में एस का यूज हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे सेंटेंस कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें ई एस का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ किस चीज का यूज हुआ है, सिर्फ एस का यूज हुआ है। तो शी डांसेस, एस ई एस लग गया इसमें, ठीक है। शी डांसेस, वह नाचती है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, जैसे ये है, वह नाचती है, शी डांसेस, मैंने लिखा यहाँ पे शी डांसेस, ठीक है। ही, शी, इट के साथ एस और ई एस का यूज करना है। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव मतलब जब, अब मैंने इसको क्या बोला कि वह डांस नहीं करती है, तो हम क्या करेंगे, तो हम नेगेटिव सेंटेंस में हम किस चीज का यूज करते हैं, हम जब हम किसी चीज को मना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हैं ना। तो यही सब चीज़ें हमें नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करनी है। शी डांसेस, अब नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मैंने जैसे लिखा आपको यहाँ पे, डू नॉट और डज नॉट डांस, ठीक है। अब आप थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर डालो और ये समझो कि शी डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, क्यों, क्योंकि जो शी है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि शी के साथ आपको एस और ई एस का यूज करना है। अब ये जो बेटा, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट है, तो ये जो ई एस या एस है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ पर, शी के साथ जो हमने डांसेस में यहाँ पे एस का यूज किया था, ई एस का यूज किया था, वो हम कहाँ पर यूज करेंगे, डू के साथ हम यूज करेंगे। तो शी डू नॉट नहीं होगा, शी डज नॉट डांस होगा, डू नॉट नहीं होगा, डज नॉट आएगा यहाँ पर। क्लियर, ओके। अब जैसे, अब एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि जैसे मैंने बोला कि जैसे वे फुटबॉल खेलते हैं, तो दे कहाँ पर है, दे यहाँ पर है, क्या उसके साथ एस और ई एस का यूज होगा, नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ है कि एस और ई एस के साथ आपको आई वी यू दे के साथ एस और ई एस का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको क्या किया है, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो दे के साथ आपको एस और ई एस का यूज नहीं करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, दे प्ले फुटबॉल लिख दिया मैंने यहाँ पे, दे प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, दे डू नॉट और डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या है, अब आप खुद रिकॉग्नाइज करो कि यहाँ पे डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, कौन सी वर्ब यहाँ पे यूज की जाएगी, डू नॉट या डज नॉट। यहाँ पे एस और एस का यूज नहीं होना है, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे,
डू नॉट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या यूज करोगे? डू नॉट इज द राइट आंसर एंड डज नॉट इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, सो ये क्या है? ये नेगेटिव फॉर्मेशन है, नेगेटिव। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डज नॉट और डू नॉट का यूज़ करते हैं, डिड नॉट नहीं करना है बेटा, क्योंकि हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं इस टेंस में? हम एस और ई एस और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हमेशा। क्या वर्ब की जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म के साथ यूज़ होती है? कभी नहीं। जैसे मैंने बोला कि राइट, रोट, रिटन। ठीक है, तो राइट क्या है? राइट फर्स्ट फॉर्म है राइट, फिर लिखा मैंने रोट और फिर लिखा मैंने रिटन। तो राइट V1 है, ये V2 है और ये V3 है। ठीक है, राइट फर्स्ट फॉर्म है तो हम राइट के साथ ही एस और ई एस का यूज करेंगे। हम रोट के साथ नहीं, रोट्स नहीं होगा या रोट्स भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही V1 के साथ ही हमेशा एस और ई एस का यूज होता है। किसी भी फॉर्म का, चाहे हम ING फॉर्म करेंगे तब भी हम V1 के साथ ही करेंगे। ठीक है, एस और ई एस का यूज भी हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही करते हैं, कभी भी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये जो एस और ई एस का यूज है ये हमने किसके साथ करना है? तो जैसे मैंने बोला डू, फिर लिखा मैंने डिड और फिर लिखा मैंने डन। ये क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू, डिड, डन। तो हम डज किसके, ई एस किसके साथ लगाएंगे? डू के साथ ही लगाएंगे ना, कभी डिड के साथ तो नहीं लगाएंगे। डिड एस तो नहीं होता, डिड्स तो नहीं होता, या डन्स तो नहीं होता, दैट इज रॉन्ग। किसके साथ हम यूज करेंगे एस और ई एस का? दैट इज डू। क्लियर एवरीवन? तो ये तो आपके लिए अंडरस्टूड ही होना चाहिए कि V1 के साथ ही हमेशा S और ES का यूज़ होता है। जब मैं आगे नेक्स्ट में वीडियोस में आपको और टेंसेस करवाऊंगी तो ING का यूज़ भी किसके साथ होता है? हमेशा V1 के साथ ही होता है। तो ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि S हो, SES हो या कोई भी फॉर्म जो यूज़ हो रही है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज़ होगी। S और ES का यूज़ भी प्लस ING का यूज़ भी, सबका यूज़ V1 के साथ ही होगा। तो यहाँ पे मैंने V1 नहीं लिखा था बट मैंने अब लिख दिया है कि S और ES प्लस किसके साथ यूज़ होता है? हमेशा V1 के साथ ही, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, डू के साथ, राइट के साथ या गो के साथ गोज लगेगा। ठीक है, वेंट के साथ वेंट्स नहीं लगेगा। ठीक है, गो वेंट गॉन होती है तो वेंट्स के साथ एस नहीं लगेगा, गॉन के साथ भी नहीं लगेगा, गो के साथ ही एस और ES का यूज़ होगा। क्लियर एवरीवन? सो ये तो मैंने आपको ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बच्चे अगर ये कंफ्यूज होते हैं कि मैम ने ये नहीं बताया कि एस और यस का यूज़ किसके साथ होता है, तो हमेशा माइंड में आपने ये चीज़ रखनी है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही एस और ES का यूज़ होता है। ठीक है, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल होगा, डज नॉट नहीं होगा, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? ये चीज़ आपको पूरी समझ आ गई कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हैबिट्स में करते हैं और हम जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, और कई डू नॉट और डज नॉट का, और जो ये वाले सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम एस और ES का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला कि हम पढ़ते हैं, हमको लेकर मैंने सेंटेंस बनाया, हम पढ़ते हैं, वी स्टडी। तो जब हम इसका क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या लिखेंगे? वी डज नॉट लिखेंगे या वी डू नॉट लिखेंगे? वी डू नॉट स्टडी आएगा, वी डज नॉट नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये जो है आपका फर्स्ट टेंस, मतलब फर्स्ट इसका कहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और सेकंड चीज़, अब सेकंड कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ पर करते हैं? जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी क्या हैं? फैक्ट्स हैं। जैसे मैंने बोला कि 2 and 2 makes 4, 2 और 2 कितने बनाते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, जितने भी क्या है फैक्ट्स हैं उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं। कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ, जितने भी जनरल ट्रूथ हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो अर्थ की बात हम कर रहे हैं, अर्थ क्या है? एक सिंगुलर है, अर्थ की हम सिंगुलर है ना,
अर्थ क्या है, सिंगुलर है, और इसको हम किस में कंसीडर कर सकते हैं, इट में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी सेंस अपनी इम्प्रूव कर रही है कि अर्थ की बात कर रही है तो हम आई वी यू दे का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, द अर्थ, अब यहाँ पे क्या आ गया, चारों तरफ घूमती है, घूमती है, क्या करती है, रिवॉल्व्स, इज का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्या करना है, एस और ई एस का यूज़ करना है, इट के साथ एस और ई एस का यूज़ करना है। तो घूमने की इंग्लिश क्या होती है, रिवॉल्व, तो रिवॉल्व के साथ हमने किस चीज़ का यूज़ कर दिया, क्लियर, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, सो जब हम इसका क्या बनाएंगे, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि डज नॉट क्यों लगा, क्योंकि हमें इसके साथ एस और ई एस का यूज करना है, डज नॉट अराउंड द सन। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कौन से, जैसे मैंने अब आपको ये सारे नेगेटिव तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। और जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि सीता या सीमा कुक्स फूड, सीमा कि कुक्स फूड। अब इसका क्या है, पहले तो हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, सीमा, लड़की की बात हो रही है, क्या लिखेंगे, वो खाना नहीं बनाती है, डज नॉट। फिर अब जब हम डज नॉट लिखेंगे ना बेटा, तो सॉरी मुझे पहले याद नहीं रहा कि हमने ये जो एस और ई एस का कंसेप्ट था नहीं, हमने डज नॉट के साथ यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम कुक्स एस का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सिंपल हमने कुक, यहाँ का जो ये एस था उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, हम अब किसका चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, कुक के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा, किसी भी वर्ब की इस फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा जब आपने यहाँ पे एस और ई एस का यूज़ कर लिया। ठीक है, सीमा डज नॉट कुक फूड, सीमा खाना नहीं बनाती है। अब हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, यही जो हेल्पिंग वर्ब है, यही जो हेल्पिंग वर्ब है, इसी को हम आगे लेकर आते हैं। ठीक है, डज सीमा कुक फूड, और इसके बाद साइन इंटेरोगेटिव। ठीक है, डज सीमा की कुक फूड, हम हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लेकर आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब से क्या बन गया, क्या सीमा खाना बनाती है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, क्या सीमा खाना बनाती है, तो हम जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, तो व्हाट सीमा कुक फूड, ऐसे ऐसे बिल्कुल गलत है। वही जो हेल्पिंग वर्ब आपने ऊपर यूज की थी उसी को हम आगे लेकर आएंगे, और उससे क्या बनाएंगे, हम उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आए, डज सीमा कुक फूड। ये आपको माइंड थोड़ा सा अपना शार्प करना है कि कहाँ पर एस और यस का यूज़ होता है, तो इसमें डज लगेगा या डू लगेगा, तो उसी को आपने उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना और फिर सेंटेंस फॉर्म करना है, डज सीमा कुक फूड। अब ये है इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, डज सीमा नॉट कुक फूड। ठीक है, वही चीज है, क्या सीमा खाना नहीं बनाती है, डज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, पहले सब्जेक्ट आएगा, डज सीमा नॉट कुक फूड। ठीक है, सीमा डज नॉट कुक फूड, डज सीमा कुक फूड, डज सीमा नॉट कुक फूड। डज नॉट नहीं लिखना इकट्ठा, डज के बाद आपने सब्जेक्ट का यूज करना है, डज सीमा नॉट कुक फूड। क्लियर एवरीवन, ये क्या थे, ये इंटेरोगेटिव और ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव। क्लियर, तो यहाँ पे यही है जो मैंने आपको बताया है कि ये इस हेल्पिंग वर्ब को आप क्या करोगे, इस हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लेकर आओगे। ठीक है, यही हेल्पिंग वर्ब को आपने आगे लेकर आए, डज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड डज द अर्थ नॉट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है,
ये 4 सेंटेंसेस है और आपको ये सभी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे आपका क्या होगा, आपका वोकैब भी इम्प्रूव होगा। आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से मैंने इस सेंटेंस को बोलना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको चारों के चारों अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। ये बहुत ईज़ी है, आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। जस्ट अपने सिस्टर, अपने ब्रदर, जो भी आपके घर में बहन-भाई हैं, उनके साथ ये छोटे-छोटे सेंटेंस ट्राई करो, स्पीक करने की, बोलने की आप ट्राई करो, बहुत जल्दी आपकी ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी। आप इस तरह से पूछेंगे अपने बहन भाई से, अपने ब्रदर सिस्टर से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा ये भी पता चलेगा कि मैंने किसके साथ क्या यूज़ करना है। दीदी है तो मुझे क्या यूज़ करना है, भैया है तो मुझे क्या यूज़ करना है, किसी भी चीज़ की बात हो रही है तो एस और ई एस का यूज़ कैसे करना है। तो ये जल्दी, बहुत जल्दी आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसके 4 टाइप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। तो अब आप इस वीडियो का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद में इसके और पार्ट की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, जो हम एग्ज़ाम में, जो 10th क्लास के जो एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उन सेंटेंस में बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, वो वाले सेंटेंस मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। वो वाले सेंटेंस मैं इसलिए करवाऊंगी क्योंकि उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके बच्चों को क्वेश्चंस डाले जाते हैं एग्ज़ाम में। तो कुछ मैं ऐसे आपको टाइम एक्सप्रेशन बताऊंगी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किए जाते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैंने कुछ टाइम एक्सप्रेशन लिखे हैं। टाइम एक्सप्रेशन ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर ये सेंटेंस में लिखे गए होते हैं, बच्चे ये वर्ड्स देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आपको क्वेश्चंस आते हैं किसमें, एग्जाम्स में, तो ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे वंस अ वीक, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, एवरी संडे, एवरी अदर डे, समटाइम्स, जनरली, एवरी डे और डेली एक्सेट्रा। कुछ ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स भी जब किसी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं तो आपने क्या समझना है कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें आपने वही रूल फॉलो करना है। कौन सा रूल, कि आपको ही, शी, इट के साथ आपने एस और ई एस का यूज़ करना है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे, उनके साथ आपको एस और ई एस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो ये मैं, जैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं इसके ऊपर अपने बोर्ड के ऊपर कि आप कंफ्यूज ना हो, इन्हीं वर्ड्स को लेकर ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये क्वेश्चंस अभी रीड करती हूँ। आपको साथ साथ में क्वेश्चन अपने आप भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और सेकंड चीज़ कि ये जो टाइम एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया है, अगर यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको बतानी, कि अगर ये जो वर्ड्स टाइम एक्सप्रेशन इसमें लिखे गए हैं, ऑलवेज, वंस अ वीक, यूजुअली, अगर ये जो वर्ड्स हैं इसमें से, जैसे ऑलवेज है तो ये सिंगल वर्ड है, तो ये सिंगल वर्ड सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, आई ऑलवेज गो टू टेम्पल। आई मतलब मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, मेरी बात कर रही हूँ, आई ऑलवेज गो टू टेम्पल। अगर सिंगल वर्ड दिया है तो वो आप सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट के बाद यूज करोगे टाइम एक्सप्रेशन को, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आई यूजुअली गो टू बाजार। और जैसे नेवर भी है, आई नेवर गो टू टेम्पल। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, अगर एक सिंगल वर्ड जैसे ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, जनरली, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। और जैसे ये है वंस अ वीक हो गया, एवरी अदर डे हो गया, ठीक है, और एवरी डे हो गया, एवरी संडे हो गया, तो ये ऐसे वर्ड है, ये आपको सब्जेक्ट के बाद यूज़ नहीं करने हैं। ये या तो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे यूज़, या फिर सेंटेंस के एंड में यूज़ करेंगे, जब आप जनरल टॉक कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो। जैसे मैंने बोला, आई गो टू टेम्पल वंस अ वीक, तो मैंने क्या किया, इस टाइम एक्सप्रेशन को एंड में यूज़ किया। या तो आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं या फिर एंड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, एवरी संडे आई गो टू लाइब्रेरी। तो ये जो 2 वर्ड्स है, टाइम एक्सप्रेशन है, ये आप
वन वर्ड का है तो आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे, अगर मोर देन वन वर्ड है तो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे यूज़ या सेंटेंस के एंड में यूज़ करेंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, जस्ट ट्राई टू डू योरसेल्फ ऑल्सो, ठीक है। इनके कुछ आंसर्स तो मैं अभी आपको बता दूंगी, बट यू ऑल्सो ट्राई। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश टू द प्रेसिडेंट हाउस। आई, अब आई क्या है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है और ही शी इट के साथ ही एस और ई एस का यूज़ किया जाता है, बाकी और किसी सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा। तो आई गो, आई गोज, या आई डिड नॉट गो, या आई वेंट, क्या यूज़ करने वाले हो आप इसमें। आई के साथ क्या यूज़ होता है, एस और ई एस का यूज़ नहीं होता है। डिड और वेंट की तो बात ही नहीं है, डिड और वेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस टेंस में तो ये यूज़ होगा ही नहीं, ठीक है। तो आई डैश टू प्रेसिडेंट हाउस, जाता हूँ, मतलब क्या आपको आती है कि मैं मोस्टली वह जाता है या जाता हूँ, तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करोगे आप, गो का। किस चीज़ का यूज़ करोगे, क्या आपका राइट ऑप्शन है, गो, ठीक है। सेकंड, समिता डैश द न्यूज़पेपर एवरी डे। यहाँ पे एवरी डे से आपको क्लियर हो जाता है कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एवरी डे मतलब मोस्टली जाती है, उसकी हैबिट है ये, ठीक है। तो आप समिता रीड आएगा, रीड्स आएगा, रीडिंग आएगा, ये रेड, क्योंकि इसकी जो थर्ड फॉर्म है रीड की, रीड, रेड, ठीक है। स्पेलिंग सेम होती है, बट कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसकी जो रेड, जब हम इसको बोलते हैं तो RED रेड लगा देते हैं, बट वो गलत है। इसकी स्पेलिंग READ ही होती है। रीड इसका फर्स्ट वर्ब की फॉर्म है, और थर्ड वर्ब की फॉर्म और सेकंड वर्ब की फॉर्म जो है रेड है। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है, बाकी जो इसकी स्पेलिंग है वो सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, समिता, हम सिंगल की बात कर रहे हैं, तो क्या आपका राइट आंसर होगा, हम शी की बात कर रहे हैं, तो शी के साथ क्या यूज होगा, रीड्स। क्या आएगा यहाँ पे, आप क्या इसका राइट आंसर लिखोगे, रीड्स। रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, ठीक है। थर्ड वन इज जॉन डैश टू द जिम डेली। यहाँ पे डेली का यूज किया गया है, डेली आ गया, डेली यहाँ पे वर्ड यूज किया है, तो इट मीन्स ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पे जॉन यूज हुआ है, जॉन मतलब हम ही की बात कर रहे हैं, तो ही के साथ क्या यूज होता है, गोज, गोज, गो, गोइंग और वेंट, इनकी तो बात ही नहीं है। इसमें और इसमें ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करना है राइट आंसर, बट जॉन लगा है तो आप क्या यूज़ करोगे, ES का यूज़ करेंगे, तो राइट आंसर है गोज, ठीक है। नेक्स्ट इज ईमा डैश कार्टून्स वंस अ वीक। यहाँ पे क्या है, वंस अ वीक, पूरे हफ्ते में एक बार, मीन्स वो उसकी हैबिट है कि वो वंस अ वीक जो है कार्टून देखती है। तो क्या आएगा, ईमा एक की बात कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या है, ING फॉर्म, तो देखती है, ती की आवाज़ आ रही है, ING फॉर्म तो हम यूज़ करेंगे नहीं, ये थर्ड फॉर्म भी हम यूज़ नहीं करेंगे। ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से, एक वॉच है और एक वॉचेस है, तो ईमा की हम बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर क्या है हमारा, दिस वन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज I डैश माई मेल बॉक्स एवरी अदर डे। एवरी अदर डे यहाँ पे यूज किया गया है, एवरी अदर डे मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, I के साथ S और ES का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये वो चेक करता है अपनी मेल, ठीक है। तो ता की आवाज आ रही है और यहाँ पे एवरी अदर डे दिया है, तो ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन है कि ये कौन सा टेंस यूज किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है, ठीक है। तो चेक्स आएगा, चेक्ड आएगा, चेक आएगा या चेकिंग आएगा, तो ये तो और ये तो हमने काट ही दिए, तो इसका तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको ऑप्शन क्या है, चेक्स है या चेक है, बट आई के साथ एस और ES का यूज नहीं होता है, तो व्हाट इज द राइट आंसर, दिस वन, चेक इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, दे जनरली डैश एट द लाइब्रेरी। जनरली डैश, अब दे के साथ किस चीज़ का यूज़ होने वाला है, एस और ES का यूज़ होगा क्या गाइस, नो। तो स्टडिंग, ये तो हमारे ऑप्शन है ही नहीं है,
ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, या तो स्टडी आएगा या फिर स्टडीज़ आएगा, बट दे के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या है हमारा, स्टडी। दे जनरली स्टडी एट द लाइब्रेरी, और जनरली यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो आपको ये पता चल गया है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें यूज़ किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, जनरली से आपको पता चल जाता है, और आपको दे के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, वी सम टाइम डैश टू द टेम्पल। अब वी, ही शीट के साथ तो एस और ई एस का यूज़ होगा, बट वी के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा। तो गोइंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, और वेंट की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम गो और गोज में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है। सम टाइम से आपने डरना नहीं है, हमने तो सिर्फ ये सब्जेक्ट्स को देखना है, जर्नली को आपने नहीं देखना है, सम टाइम को नहीं देखना है, इन चीज़ों से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। आपने सिर्फ सब्जेक्ट देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वी है, और वी के साथ हम एस और एस का यूज़ नहीं करते हैं। हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पर, गो इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो ये कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस थे, जो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको ट्राई करने हैं, अपने आप भी करने की क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहीं तक हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि, गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम, इसको आप सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो मेरी अपलोड होती है, तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।